हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 शुरू किया था, उसी का जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं वो करेंगे। चैप्टर चल रहा था हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और उसमें कुछ हमने पिछले में कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, मून के फेजेस हमने देखे थे। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे पार्ट 2 में, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारा सन है, ऑब्वियस सी बात है, सोलर सिस्टम है तो सन तो होगा ही। इसके अलावा आप देखें 8 प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा जो हमारा सैटेलाइट्स हैं, ठीक। और इसके अलावा जो दूसरे कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, ढेर सारी इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं स्काई में रहती हैं। कुछ चीजें जो हैं वो सन के किनारे रिवॉल्व भी करती हैं। वो सारे के सारे हमारा सोलर सिस्टम कंपोज करता है, सोलर सिस्टम बनाता है। इस सोलर सिस्टम में सबसे पहले देखें सन के बारे में। कुछ एलिमेंट्री नॉलेज सिर्फ हमें चाहिए। हमारे क्लास 6 में सिर्फ बिगिनिंग के तौर पे ही कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे उसमें क्या बताया गया है कि सन जो है, इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बीचों बीच कहीं ना कहीं सन है। इसके अलावा देखें, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जब हम लोग स्टार के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि स्टार्स जो होते हैं वो बड़े हॉट होते हैं और बिग होते हैं, और गैसेस के बने होते हैं। उसमें हमने एग्जांपल में देखा था सन का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग यहाँ पे सन की बात कर रहे हैं तो सन भी बहुत ही बड़ा होगा, बिग होगा, हॉट होगा, और कैसा होगा, गैसियस होगा या गैस का बना होगा, ठीक है। सन इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा, कि जो पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है, जो एक तरह से बाइंडेड फॉर्म में रहता है, जिसमें बीच में सन है और 8 प्लैनेट्स उसके किनारे किनारे जो रिवॉल्व करते रहते हैं, वो रिवॉल्यूशन जो है दूसरे प्लैनेट्स का सन के किनारे किनारे, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सन इतना ज्यादा बड़ा है कि वो दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, दूसरी जितनी भी बॉडीज हैं, उसको एक तरह से अपनी ओर आकर्षित किए हुए है, बाइंड किए रहता है। और ये जो बाइंडिंग पावर है सन की, ये कहां से आती है, तो ये उसके साइज से आती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। पूरे सोलर सिस्टम में जो भी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ये सारा का सारा कहां से आ रहा है, सन से आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन हमें उतना महसूस नहीं होता है ना। हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे बहुत दूर हैं, ठीक है। लगभग लगभग कितनी दूर है, तो देखिए 150 मिलियन किलोमीटर अवे हम लोग, या सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है, लगभग लगभग एवरेज, हालांकि वो घटती बढ़ती रहती है, इट रेंजेस फ्रॉम 148 या 147 टू 152 मिलियन किलोमीटर, लेकिन है ना 147 से 152 मिलियन किलोमीटर, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एवरेज लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। इसके अलावा देखिए, सन के बाद हमारे जो प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो कि 8 की काउंट में है, 8 प्लैनेट जो है वो सन के किनारे एक निश्चित ऑर्बिट या निश्चित पाथ में, है ना, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो डेफिनेट जो ऑर्बिट्स होती है ना, जिसमें कि कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए, है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ये, या कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लैनेट है, तो एक डेफिनेट ऑर्बिट में अपने, है ना, या अपने डेफिनेट पाथ में जो रिवॉल्व करता है। ये यहाँ मान लीजिए इस वाले ऑर्बिट में कोई प्लेनेट है ना। तो ये देखिए, एक एक निश्चित पाथ है, एक डेफिनेट पाथ है, जिसमें कि प्लैनेट्स जो है इस तरह से, ये है ना, इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यही जो पाथ है ना, डेफिनेट पाथ, एक निश्चित जो पाथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट,
ठीक। तो देखिए ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Elongated से हमारा क्या मतलब है? Elongated से हमारा ये मतलब है कि मान लीजिए अगर ये सन है तो जो planets हैं वो उनकी कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है ना, बल्कि कैसी है, ऐसी, इस तरह से इलोंगेटेड। इसको हम लोग इलोंगेटेड बोलेंगे, या जिसको हम लोग बोलेंगे कि इलिप्टिकल पाथ में, है ना। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप लोग जानते हो कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में, है ना, देयर वर कितने प्लैनेट्स थे, 9, है ना, 9 प्लैनेट्स थे, ठीक। लेकिन आज की डेट में हमारे पास कितने हैं, हम लोग बोलते हैं देयर आर 8 प्लैनेट्स, ठीक है। तो बाहर कौन गया, प्लूटो, प्लूटो, ठीक। तो प्लूटो के साथ क्या हुआ कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मीटिंग हुई और इसमें प्लूटो को ये माना गया कि प्लूटो जो है वो जो बड़े ग्रह है या जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनकी कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है ना, 3 क्राइटेरियाज हैं, ठीक। उन 3 क्राइटेरियाज में से एक को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में 2006 में क्या किया गया कि प्लूटो को मेजर प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और उसे बोला गया कि अब ये ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में देख सकते हैं आप प्लूटो के अलावा और दूसरे भी कुछ हैं, जैसे कि एरीज है ना, या OR10 है, या होमिया, इस तरह के ढेर सारे दूसरे जो है वो, उनको भी हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखें, इसी चैप्टर में हमारे पास हमारी बुक में कुछ एलिमेंट्री नॉलेज अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ क्या है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। बिल्कुल, अगर आप देखें कि ये सन है, सन के किनारे सबसे पहले कौन है, ये हमारा हो गया मरकरी, ठीक। इसके बाद कौन हो गया, तो वीनस। इसके बाद देखें कौन आ गया हमारे पास, तो अर्थ, ठीक। तो क्या हो गया, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। अगर आप साइज में देखिएगा तो साइज में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। इसके अलावा देखिए अर्थ के साथ एक और एक स्पेशल पॉइंट है जो कि सिर्फ अर्थ में ही देखने में आता है। वो क्या है, वो देखिएगा कि अर्थ जो है वो एक एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है, जैसे आप देखिए, जैसे ऑरेंज शेप नहीं होता, ऑरेंज, ऑरेंज में हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा बीच में, है ना, बल्जिंग होती है और ऊपर में थोड़ा सा चपटा, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लैटेंड, ठीक है। तो ये होती है अर्थ की शेप में, और ये जो शेप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी शेप को बोलते हैं हम लोग जियोइड, ठीक। जियोइड का मतलब क्या होता है, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक, ठीक। कोई भी चीज अगर जियोइड शेप की बोली जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो किस शेप की है, वो अर्थ के शेप की है, ठीक है। इसी शेप को हम लोग नाम देते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप का मतलब कि बल्जिंग नियर द मिडिल पोर्शन, जिसको हम लोग आगे चल के इक्वेटर बोलेंगे, और फ्लैटनिंग कहाँ पे है, एट द पोल्स, ठीक है। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है अर्थ, इसी को जियोइड शेप बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, वाई अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी अभी 8 ग्रह हैं उनमें अर्थ जो है उसकी एक अलग हैसियत है, वो एक बड़ा स्पेशल प्लेनेट है। आखिर उसमें विशेष क्या है, आखिर वो स्पेशल क्यों है, तो देखिए सबसे पहला क्या है कि वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। बहुत अच्छे से हमें पता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एयर, और क्या चाहिए, वाटर, और क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नहीं, ये तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के सर्वाइवल नहीं है, बिना वाटर के सर्वाइवल नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी या बहुत ज्यादा गर्म होगा तो उसमें भी सर्वाइवल ह्यूमन बींग्स का नहीं है। ये सारी चीजें देखेंगे ऑप्टिमली अर्थ में मौजूद है, ठीक है। अर्थ में देखिएगा कॉम्पोजिशन में अच्छा खासा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके लिए। इसके अलावा देखिए अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसके अलावा ऑप्टिमल टेम्परेचर।
ठीक है, ये तीनों कंडीशंस अर्थ में मौजूद है। ठीक है ना। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ये हमने देख लिया। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और इसके अलावा अर्थ हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। तो इन सब कारणों से या इन सब रीजंस की वजह से अर्थ जो है वो एक बड़ा ही यूनिक प्लेनेट बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम में, है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। ये हम लोग बहुत अच्छे से पता है कि करीब करीब अगर आप देखें तो लगभग 70% जो अर्थ का सरफेस है ना, इट इज कवर्ड विद वाटर, 70%। ठीक है, तो 70% जो वाटर से कवर्ड है ना, इसका मतलब लगभग 2/3 से भी ज्यादा हो रहा है, 66% से भी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप कहीं दूर से देखें, जैसे कि मून से देख रहे हैं या कहीं और किसी दूसरे पे ग्रह पे जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर अर्थ की तरफ देखें तो शायद कुछ ब्लूइश अपीयरेंस आता है। ठीक है, क्यों? प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा है मून। मून के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारी बुक्स में दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया कि अर्थ जो है, अर्थ में सिर्फ एक सैटेलाइट है। ठीक है, कौन कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट कितने तरीके के होते हैं? दो तरह के, एक नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना है कि सैटेलाइट का मतलब क्या है। भाई देखिए, सैटेलाइट क्या है कि कोई भी प्लेनेट है ना, कोई भी प्लेनेट XYZ, कोई भी मान लीजिए कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट के किनारे किनारे अगर कोई भी बॉडी चक्कर काट रही है ना, रिवॉल्व कर रही है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये उसका सैटेलाइट हो गया। ठीक, ये सैटेलाइट। अब अगर आप अर्थ के किनारे देखिएगा तो बहुत सारे सैटेलाइट, लेकिन अगर आप नेचुरल सैटेलाइट की बात करिएगा, नेचुरल, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है और दैट इज मून। ठीक है, अब मैंने अभी अभी बोला कि बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे कहां से आ गए, तो नेचुरल तो एक ही है, तो ऑब्वियसली बात है बाकी जो है वो सारे के सारे कौन से हैं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, जो हमने बनाया है ना। हमने ढेर सारे सैटेलाइट्स बनाए हैं, उनको लॉन्च किया है अर्थ के किनारे इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, ढेर सारे देशों ने, अलग अलग कंट्रीज ने बहुत सारे सैटेलाइट्स अपने स्थापित कर रखे हैं ऑर्बिट्स में अर्थ के किनारे। जैसे हमारे यहाँ भी पूरा का पूरा इनसेट सीरीज आप जानते होंगे, इनसेट 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज। इसके अलावा कई सारे हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डाल रखे हैं, है ना, ऑर्बिट्स में। तो वो सारे के सारे क्या है, सैटेलाइट्स। हम उनको क्यों सैटेलाइट बोल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अर्थ के किनारे किनारे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के किनारे किनारे चक्कर काट रहे हैं, तो इसलिए सैटेलाइट। लेकिन अगर आप नेचुरल सैटेलाइट की बात करिएगा, मतलब जिसे इंसान ने नहीं बनाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज मून। ठीक है, मून की अगर डिस्टेंस देखें आप यहां से, मतलब अर्थ से मून के बीच के डिस्टेंस, तो देखिएगा 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक, इतना दूर है। ठीक, इसके अलावा मून के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत पहले आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि व्हाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अगर आपने गौर किया हो, जब आप बचपन से चंद्रमा को देखते आ रहे हो और अभी आप देख रहे हो, जो भी आपके समय एज हो, आपको चंद्रमा में कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा अगर आप अपीयरेंस की बात करें, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज तो वेरी करते रहता है हमेशा, छोटा बड़ा, लेकिन जो दिख रहा है जितना भी है ना, वो आपको वैसा ही दिख रहा होगा। जहां पे आपको धब्बे दिख रहे होंगे वो आज भी वहीं पे होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि राइट साइड में धब्बा दिख रहा है और वो लेफ्ट साइड की तरफ खिसक गया हो, या ऊपर चला गया हो, नीचे चला गया हो। जो चीज जहां पे थी आपको वहीं पे दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि मून का जो फेस, जो हमको बचपन से दिख रहा है, आज भी वही दिख रहा है। ठीक, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि मून का, है ना, मून का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है ना, और जो रोटेशन पीरियड है, ठीक, वो दोनों को, दोनों जो है, ये दोनों दे आर सेम।
अब रिवॉल्यूशन पीरियड का मतलब क्या हो गया? रिवॉल्यूशन का पीरियड का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यही है ना, ये यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है। अब इसके किनारे किनारे सपोज ये मून जो है चक्कर काट रहा है, ठीक। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मून के फेजेस, अगर आपको रिमेम्बर है, याद आ रहा हो, ठीक है। हमने डिफरेंट फेजेस देखे थे, 4 फेजेस, ठीक, जो कि 4 क्वार्टर की बात हम लोग कर रहे थे। इसका मतलब लगभग 28 टू 29 डेज में ये जो मून जो है ना, ये यहाँ से आएगा और ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट चक्कर काट लिया इसने और वापस यहीं पे आ गया। कितना देर लगा? 28 टू 29 डेज, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखिए, मून जो है, जिस तरह से हमें पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, रोटेट, है ना, अपने एक्सिस पे, उसी तरह से मून जो है ना, मून, है ना, जैसे मान लीजिए ये मून है ना, तो ये इसकी एक्सिस है सपोज, ठीक। तो मून अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो ये जो रोटेशन पीरियड जो है ना, इट इज ऑल्सो द सेम 28 टू 29 डेज, ठीक। तो जितना देर मून ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर काटने में ले रहा है, उतना ही मून जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने में भी ले रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे जैसे जैसे ये ऐसे बढ़ रहा है, इस तरह से मून रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह से ये इसका जो एक्सिस के किनारे किनारे जो मून जो है ना, इसी तरह से रोटेट करते हुए रहता है, रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों का टाइम जो है, टाइम पीरियड एक है। इस वजह से क्या है कि हमें हमेशा ही एक साइड ऑफ द मून दिखाई पड़ता है। इसका मतलब अगर आप ऐसे समझ लें कि आपको हमेशा से ही बचपन से मून का फ्रंट दिखाई पड़ रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि आपने मून का बैक साइड आज तक नहीं देखा और नहीं आप देख पाएंगे, ठीक। और अगर आप ये समझ लें कि आप मून का बैक साइड देख रहे हैं, तो कभी भी आप उसका मुखड़ा नहीं देख पाएंगे, ठीक। वैसे चंदा का मुखड़ा तो आपने बहुत देखा होगा, है ना, अलग अलग, लेकिन मून का आप लोग अगर आप बैक देख रहे हैं तो मून का फ्रंट कभी नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर लें। सोलर सिस्टम हमारा है, तो सोलर सिस्टम में हमारे और जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एस्टेरॉइड्स हैं हमारे पास। एस्टेरॉइड्स क्या है? बेसिकली ये वो बॉडीज हैं जो कि कैसे हैं? रॉकी, ठीक है, एक ये जानना है। और इसके अलावा एस्टेरॉइड्स की खासियत क्या है? देखिए, एक तो ये मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है ना, उसके बीच में जो बेल्ट बनता है उसके बीच में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा सन है ना, और ये सपोज मान लीजिए दिस इज द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, ठीक। तो ये जो बीच वाला जो इतना एरिया है ना, ये वाला, ये, ठीक, इसमें आपको मिलते हैं एस्टेरॉइड, ये, ठीक। यहाँ ये एस्टेरॉइड, ये जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है, या क्षुद्र ग्रह। तो एस्टेरॉइड्स क्या है? एक तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे। कैसे हैं? रॉकी हैं, ठीक, ठीक है, टुकड़े में होते हैं, लेकिन ये टुकड़े छोटे छोटे भी हो सकते हैं और कई सेवरल किलोमीटर्स, है ना, इतने बड़े भी हो सकते हैं, उनका डायमीटर इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक। इसके अलावा इनकी खासियत क्या है कि जिस तरह से सन के किनारे किनारे बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से एस्टेरॉइड्स भी सन के किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आमतौर पे एस्टेरॉइड्स को क्या माना जाता है कि एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। आमतौर पे ये माना जाता है कि कुछ प्लैनेट्स पहले कभी रहे होंगे और आगे चल के उनमें एक्सप्लोजन हो गया होगा, तो उससे जो फ्रेगमेंट्स निकले होंगे ना, टुकड़े, वही एस्टेरॉइड्स आज की डेट में है। और वो प्लैनेट जैसे पहले सन के किनारे चक्कर काट रहा था, तो जो फ्रेगमेंट्स हुए ना उसके टूट के, तो वो भी आज की डेट में उसी तरह से सन के किनारे किनारे चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा देखिए और दूसरे जो बॉडीज हैं, मीटियोरॉइड्स, है ना। मीटियोरॉइड्स क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, अगेन रॉकी है, विच मूव अराउंड द सन, ठीक, ये भी सन के किनारे किनारे मूव कर रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बड़ा आसान है समझना हमारे लिए। ये देखिए, ये रहा, मान लीजिए सपोज, सॉरी, यहाँ पे ये मान लीजिए सपोज दिस इज अर्थ, ठीक, अर्थ।
और अर्थ के किनारे किनारे अगर कोई बॉडी चक्कर काट रही है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। ठीक, तो सैटेलाइट तो तब बोलेंगे जब उसके किनारे किनारे एक डेफिनेट पाथ में चक्कर काट रही है। लेकिन कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक डेफिनेट पाथ में चक्कर नहीं काटते हैं ना, कोई यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ के किनारे किनारे एक डेफिनेट पाथ में वो रिवॉल्व कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक, ये यहाँ पे है, मूवमेंट है ना, लेकिन डेफिनेट पाथ में नहीं। अब कई बार क्या होता है कि ये जो डिफरेंट जो रॉकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये कई बार अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं और उसकी वजह से अर्थ की तरफ खिंच जाते हैं। ठीक, अर्थ की तरफ खिंच गए। अब क्या हुआ कि अर्थ के तरफ खींचे तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ये है ना, ये अर्थ के किनारे किनारे एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये अर्थ हो गया आपका, अर्थ के किनारे किनारे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ढेर सारी गैसेस हैं। अब ये जैसे ही जो फ्रेगमेंट्स जो हैं इस गैसियस एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, क्या होता है, फ्रिक्शन। गैसों की वजह से, जो गैस की मॉलिक्यूल होते हैं उनकी उनसे फ्रिक्शन होता है, किसका, ये जो रॉकी फ्रेगमेंट्स एंटर कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो रॉकी फ्रेगमेंट अगर छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक ये यहाँ पे धड़ाम से गिरेगा उससे पहले ही जल चुका होगा पूरा का पूरा। तो जब पूरा जल जाता है और अर्थ की सतह पे, यहाँ पे सरफेस पे एशेज के फॉर्म में या राख के रूप में गिरता है, तो ऐसे में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीटियोर। ठीक, कैसे, मीटियोर कब बोलेंगे, जब ये एशेज के फॉर्म में या राख के तौर पे गिरेगा, जब पूरी तरह से जल चुका होगा। अब अगर मान लीजिए यही फ्रेगमेंट अगर बड़े बड़े हों, बड़े बड़े टुकड़े हैं, अब बड़ा टुकड़ा जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा जलेगा, बिल्कुल जलेगा, लेकिन अभी पूरी तरह से जला नहीं है, इसका मतलब अध जलीय अवस्था या सेमी बर्न्ट स्टेज है, और यहाँ पे धड़ाम से गिर गया। ठीक है, सेमी बर्न्ट स्टेज में, है ना। तो सेमी बर्न्ट स्टेज में अगर कोई रॉकी फ्रेगमेंट अर्थ की सरफेस पे गिर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मीटियोराइट। ये देखिए, दिस इज मीटियोराइट। ठीक, फ्रेगमेंट दैट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरी तरह से जल जाएगा, पूरी तरह से, तो हम लोग उसको मीटियोर बोलते हैं। कई बार आपने हिंदी फिल्मों में देखा भी होगा, है ना, कि वो देखो टूटता हुआ तारा और उससे विश मांगो, है ना, हालांकि पता नहीं, आपने मांगी हो तो अच्छी बात है ना, कोई साइंटिफिक इसका रीजन नहीं है ना। अ, हिंदी फिल्मों में काफी बार इसको यूज किया जाता है कि वो देखो विश मांग लो, है ना, वो जो आसमान में जो हमें जो शाइनी अपीयरेंस कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसे हम लोग टूटता तारा बोलते हैं, दैट इज मीटियोर। अगर वही बहुत बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से जलेगा नहीं, अर्थ की सरफेस पे गिर जाएगा धड़ाम से, सेमी बर्न्ड स्टेज में, अर्ध जली अवस्था में, उसको हम लोग बोलेंगे मीटियोराइट। और मीटियोराइट कब बोलेंगे, जब वो अर्थ के किनारे होगा, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अभी नहीं आया है, अर्थ के किनारे किनारे होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आगे हमें, और उसमें क्या बताया है, लास्ट में गैलेक्सी के बारे में बताया है। तो गैलेक्सी क्या है, देखिए गैलेक्सी हमें बहुत अच्छे से पता है, जो हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स कई सारी गैलेक्सीज से बना हुआ है ना। अगर ये यूनिवर्स है तो इसमें कई सारी गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक, और हर गैलेक्सी की क्या पहचान है, हर गैलेक्सी में आपको मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलेंगे, मिलियंस ऑफ स्टार्स हर गैलेक्सी में। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर ये गैलेक्सी, इसको हम लोग बात कर रहे हैं, कोई एक्स नाम की गैलेक्सी है, तो ये गैलेक्सी जो है सपोज ये, तो इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये देखिए ये गैलेक्सी, तो इसका मतलब गैलेक्सी क्या हो गया, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियंस या बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स। इसमें ढेर सारे क्लाउड्स पाए जा रहे हैं, किसके, वाटर वेपर वाले मत समझिएगा, यहाँ पे क्लाउड्स किसके बने हुए हैं, देखिए क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस के। ठीक है, और इस तरह के मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे हम लोग अपनी गैलेक्सी की बात कर लेते हैं जिसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, आकाश गंगा। क्यों बोला जाता था, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि आसमान में कोई लाइट की नदी बह रही है ना, रिवर ऑफ लाइट, इसीलिए उसको गंगा, है ना, रिवर। ठीक, उससे कंपैरिजन किया गया, तो इसको हम लोग बोलते थे आकाश गंगा, या आज भी कई बार लोग इसे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 1 था क्लास 6 का, ठीक है, वो कॉन्क्लूड हो रहा है,
ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।